नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको चौंका देंगी, हैरान कर देंगी। हॉस्पिटल में बेड्स की कितनी कमी है, एम्बुलेंस के नाम पर कैसे लूट होती है, टेस्टिंग के नाम पर कैसे मजाक हो रहा है, हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करते मरीजों की मौत हो जाती है और कोरोना के मरने वालों की लाश ठेले पर ले जाई जाती है। एक वक्त था जब मैंने आपको दिखाया था कि न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल्स में कितनी बुरी हालत है, इटली में, स्पेन में ऐसे हालात हैं जहां हॉस्पिटल में बेड्स कम है, लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, डॉक्टर कम थे, डॉक्टर्स के पास किट्स कम थी। लेकिन अब अपने देश में, और दो शहरों का मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा, दिल्ली और मुंबई, ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं जहां मरीजों को हॉस्पिटल से लौटा दिया जाता है। कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलती, कहीं डॉक्टर ध्यान नहीं देते, कई लोगों की मौत इसलिए हो गई कि उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया। हालांकि मैं जरूर कहूंगा कि यहां ऐसे हालात नहीं है जैसे अमेरिका, इटली और स्पेन में थे। लेकिन आज जो बातें मैं आपको बताऊंगा उससे आपको अंदाजा लगेगा कि वक्त रहते हमने एक्शन नहीं लिया तो यहां भी हालात बिगड़ सकते हैं। बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी दुख भरी दास्तान मुझे बताई है। एक दो मैं आपको बताता हूं। पहले वो चौंकाने वाले वीडियोस दिखाऊं उससे पहले मैं आपको ये 2-3 किस्से बताता हूं। दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में एक 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला को इसलिए एडमिट नहीं किया गया क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव थी। उसकी फैमिली की शिकायत है कि हॉस्पिटल ने 5 लाख मांगे, गरीब परिवार के लोग हैं, 5 लाख कहां से लाते, जैसे तैसे करके 2 लाख जुटाए, लेकिन हॉस्पिटल ने कहा आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। बाद में गंगाराम हॉस्पिटल ने गलती मानी, कहा कि महिलाओं को एडमिट करेंगे और हॉस्पिटल उसका पूरा खर्चा भी उठाएगा। मुंबई में 69 साल के एक डायबिटिक पेशेंट की गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव निकले। मन में कोरोना का डर तो था, इंतजार करते रहे। शनिवार को जब ऑक्सीजन लेवल गिर के 50% रह गया तो उनके बेटे ने, जो एक इंजीनियर है, हॉस्पिटल के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया। बीएमसी की हेल्पलाइन से जवाब मिला कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। बेटे ने 1 दर्जन हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट किया, सब जगह एक ही जवाब, बेड नहीं है। रात को 9:30 बजे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हां भर दी। अब उन्होंने एम्बुलेंस मंगाने की कोशिश करते रहे, एम्बुलेंस नहीं आई, पेशेंट ने घर पर दम तोड़ दिया। जोगेश्वरी में 55 साल के एक पेशेंट की व्हील चेयर पर मौत हो गई क्योंकि 7 हॉस्पिटल उसके परिवार वालों ने ट्राई किए, किसी ने एडमिट नहीं किया। दिल्ली के मोतीराम का केस मैंने सुना, 80 साल के थे, हॉस्पिटल में एडमिशन की कोशिश करते रहे, उनके बेटे ने मेल किया, ट्वीट किए, आखिरकार बेटे ने हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। लेकिन जिस दिन सुनवाई होनी थी उससे एक रात पहले बुजुर्ग की मौत हो गई। दिल्ली के लखजीत सिंह का केस काफी चर्चा में रहा। परिवार वालों ने शिकायत की कि एलएचजेपी के बाहर वो अपने पिता को लेकर खड़े रहे। पिता को तेज बुखार था। उनका कहना है कि जब वो पिता को लेकर सुबह 7:30 बजे हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने पूछा कोरोना का टेस्ट कहां करवाया। उन्होंने बताया कि गंगाराम में, वहां पॉजिटिव आया तो डॉक्टर ने कहा कि फिर वहीं ले जाओ, यहां बेड फुल है। बुजुर्ग के बेटे का कहना है कि उन्होंने हाथ जोड़े लेकिन डॉक्टर ने नहीं सुनी। पिता की हालत बिगड़ रही थी, बुखार तेज था, सांस लेने मुश्किल हो रही थी, तो जबरदस्ती स्ट्रेचर पर डालकर उससे हॉस्पिटल के अंदर ले गए। काफी मिन्नत के बाद में ऑक्सीजन का सिलेंडर लाया गया, लेकिन तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि बाद में हॉस्पिटल ने यह कहा कि पेशेंट ब्रॉट डेड थे, यानी जब वो लाए गए तो मौत हो चुकी थी। तो बात सिर्फ हॉस्पिटल की, बात सिर्फ एम्बुलेंस की, इसकी नहीं है। एक एक बात जो पता चलती है चौंका देती है। हिंदूराव हॉस्पिटल दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल ने, मुझे पता चला, स्वैब सैंपल लेना बंद कर दिया है। 50 लोग टेस्ट कराने गए थे, उन्हें वापस भेज दिया। और जो टेस्ट कराने गए थे उनमें राजन बाबू हॉस्पिटल के कई डॉक्टर्स भी थे। अब जरा सुनिए कि क्यों किया। हिंदूराव हॉस्पिटल के सैंपल्स नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी भेजे जाते हैं। वहां से हॉस्पिटल को कहा गया कि सैंपल का बैकलॉग
बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब वो और सैंपल नहीं ले सकते। इंदिरा हॉस्पिटल पहले एक नोएडा के लैब में सैंपल भेजते थे, उन्होंने भी लेने से इनकार कर दिया। एनसीडीसी ने अपने लेटर में लिखा कि हॉस्पिटल अपने सैंपल किसी और जगह भेजे, लेकिन सैंपल कहां भेजने हैं इसका फैसला नॉर्थ कॉर्पोरेशन को लेना है, और जब तक फैसला नहीं होता तब तक यह हॉस्पिटल सैंपल नहीं ले सकता, यहां टेस्टिंग नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ केसेस के लाइव एग्जांपल दिखाता हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, हैरान कर देंगे, चौंका देंगे। मुंबई में कैसे सिर्फ 300 मीटर दूर जाने के लिए एम्बुलेंस वाले ने कोरोना पेशेंट से 8,000 रुपए मांगे और इससे कम पर ले जाने को तैयार नहीं हुए। इसका सबूत मेरे पास में है वीडियो के रूप में। मुंबई के कुर्ला में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना था। 44 साल की महिला थी, कोरोना पॉजिटिव थी, डरी हुई थी, परिवार वालों में खौफ था। वो पहले हबीब हॉस्पिटल में एडमिट थी। चूंकि ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए उन्हें पास के फौजिया हॉस्पिटल में रेफर किया गया। हबीब अस्पताल से फौजिया अस्पताल की दूरी 300 मीटर से भी कम है, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस नहीं थी, इसलिए मरीज ने हाथ पैर मारे। रिश्तेदारों ने प्राइवेट एम्बुलेंस को कांटेक्ट किया। एक प्राइवेट एम्बुलेंस आई, लेकिन शॉकिंग बात है, इस 300 मीटर के डिस्टेंस के लिए पेशेंट से 8,000 रुपए मांगे गए। जी हां, ये 300 मीटर से भी कम की दूरी है, सिर्फ 1-1.5 मिनट का रास्ता है, इसके लिए 8,000 रुपए। एम्बुलेंस ड्राइवर ने साफ साफ कहा कि मालिक ने 8,000 लेने को कहा, इससे एक पैसा कम नहीं होगा। मरीज के रिश्तेदारों ने कहा कि अगर उन्हें पक्का बिल दे दें तो वो ये पेमेंट भी कर देंगे, लेकिन ड्राइवर ने इससे इनकार कर दिया। इस मामले में एम्बुलेंस के मालिक का क्या कहना है? जब मुंबई की मेयर के पास हम ये शिकायत लेकर गए, उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए, इस सारी बात सुन लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये पिंटू भाई है, मेरी भाभी हबीब हॉस्पिटल में एडमिट थी और हबीब से कोविड पॉजिटिव हो गए वो हबीब हॉस्पिटल में। वहाँ से उनको फौजिया हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। ये देख सकते हैं आप, सामने हबीब हॉस्पिटल है, 200-300 मीटर की दूरी है। वहाँ से मेरी भाभी को फौजिया हॉस्पिटल लाना था, कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो ये भाई को हम लोगों ने कांटेक्ट किए, जस्ट डायल से नंबर लेके ये अपनी एम्बुलेंस लेके आए। ये अभी हबीब हॉस्पिटल से फौजिया हॉस्पिटल लाने का कुर्ला में सामने ये 200 मीटर की दूरी है, 8,000 रुपया चार्ज किए। तो वही हम लोग इनको कह रहे हैं हमको पक्का बिल दो, हम 8,000 रुपया देंगे। कितना चार्ज कर रहे भाई ये तुमको? ये 8,000 रुपया चार्ज कर रहे भाई हैं। ऐसे टाइम पे ये नाजायज फायदा, ये लड़का काम करता है। इनके सेठ का नाम क्या है? आप ड्राइवर हो या? सेठ का नाम क्या है? सेठ का नाम आपको बताया ना, क्या नाम है? मोहम्मद इजराइल। मोहम्मद इजराइल इनके सेठ का नाम है, और ये इनकी एम्बुलेंस है। भाई ये जो 8,000 रुपए है, जो 200 मीटर 300 मीटर का चार्ज लिया जा रहा है, आप खाली ये बताइए, आप काम करते हो, ये आपके हिसाब से जायज है नाजायज है भाई? वो सब सही है कि गलत है भाई? मुझे कुछ नहीं मालूम सर जी, हम लोग काम कर। तो आप अपने सेठ को फोन करके बुलाइए, उनको बोलिए हमको 8,000 रुपए का बिल दे रहे, हम उनको पैसा दे देंगे इसका सर। वीडियो ले रहे हैं। हाँ भाई, एम्बुलेंस का वीडियो चलिए। यही एम्बुलेंस है भाई? ये यही एम्बुलेंस है, और हाँ। इनके सेठ का नाम इजराइल है। अच्छा, और ये साकी नाका गरीबरी में रहते हैं, हाँ। और हम लोग कुर्ला में रहते हैं, टैक्सी मैक्स कॉलोनी के पास। और ये फौजिया हॉस्पिटल लाए थे हबीब हॉस्पिटल से, और ये नाजायज 8,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। और हबीब में आपके साथ क्या हुआ भाई? हबीब हॉस्पिटल में जो है 10,000 रुपया पर डे का बोल के मेरी भाभी को रखा गया, और आज 2 दिन बाद उनको डिस्चार्ज किए। 52,000 रुपया बिल बना के अभी डिस्चार्ज करा के मेरी भाभी को फौजिया हॉस्पिटल में मैंने लेके आके एडमिट कराया। और दवाइयाँ वगैरह भी बताए लगी दवाई है? कम से कम मेरी भाभी को 2 बॉटल खून की और 30 से 35,000 रुपए की मेडिसिन अभी तक के 2 दिन के अंदर 2-2.5 दिन के अंदर अभी तक के 35,000 रुपए की मेडिसिन लगा चुकी। 52,000 हॉस्पिटल का बिल, 35,000 की मेडिसिन, कोई आदमी कहां से लाएगा? हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने बताया कि जो शख्स वीडियो में दिखाई दे रहा है उसका नाम मुदस्सर रशीद शेख है। मुदस्सर की भाभी को हबीब हॉस्पिटल से फौजी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं थी, प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाई, 8,000 रुपये मांगे गए।
दिनेश मौर्य से मैंने कहा जरा ये पता लगाएं कि क्या वाकई में हॉस्पिटल के बीच सिर्फ 300 मीटर का फासला है। दिनेश ने बताया कि दोनों अस्पतालों के बीच की दूरी 300 मीटर से भी कम है। 2 मिनट के अंदर दिनेश ने पैदल ये दूरी कवर कर ली थी। हम खुद वो पूरा अंतर सफर करते और जानने की कोशिश करते हैं। हबीब अस्पताल से हमारा ये अंतर शुरू हो रहा है और यहाँ से पास में वो जो सिग्नल दिखाई दे रहा है उतनी दूरी पर दूसरा अस्पताल है फौजिया, जो कोविड अस्पताल है। शिकायतकर्ता का आरोप ये है कि उनकी 44 साल की भाभी थी जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद इस हबीब अस्पताल से उन्हें डॉक्टर ने कहा कि जो कोविड अस्पताल है वहाँ शिफ्ट किया जाए और इसीलिए उन्हें लेकर एक निजी एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस वाले को कहा गया कि पास में ही फौजिया अस्पताल है वहाँ लेकर जाना है। तो उसके बाद देखिए हम उस अस्पताल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप था कि महज 300 मीटर का अंतर है। हमने शुरू किया, महज कुछ ही कदम चले हम तो हमें सामने ही जो है वो फौजिया अस्पताल दिखाई दे रहा है। ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अस्पताल है। वो जो पीड़ित मरीज थी उसे इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दृश्यों में भी आप देख सकते हैं कि जब वो वीडियो बनाने वाला व्यक्ति मुदस्सर वो साफ तौर पर कह रहा है एम्बुलेंस जो थी उसे अस्पताल से लाए। देखिए हम अस्पताल से बस अब निकले ही थे हबीब अस्पताल से कि सामने फौजिया ये अस्पताल आप देख सकते हैं। सामने फौजिया अस्पताल है, 300 मीटर से भी काफ़ी कम अंतर है। तब हम इस कम अंतर में हम यहाँ पर जो है इस फौजिया अस्पताल में पहुँच गए। तो देखिए कहाँ पे हमारा सफ़र शुरू हुआ था और कहाँ पर आकर हमारा सफ़र ख़त्म हो रहा है। 300 मीटर का भी ये अंतर नहीं है, लेकिन इस अंतर के लिए उस एम्बुलेंस वाले ने 8,000 रुपए लिए। कोई कैसे संकट का कैसे फायदा उठा सकता है। अब दिनेश मौर्य ने उस व्यक्ति से बात की जिसने ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था। अफजल मंसूरी इनका नाम है। अफजल कह रहे थे कि उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था। एम्बुलेंस ओनर ने पहले 10,000 मांगे और बाद में 8,000। हम खुद वो पूरा अंतर सफर करते और जानने की कोशिश करते हैं। हबीब अस्पताल से हमारा ये अंतर शुरू हो रहा है और यहाँ से पास में वो जो सिग्नल दिखाई दे रहा है उतनी दूरी पर दूसरा अस्पताल है फौजिया, जो कोविड अस्पताल है। शिकायतकर्ता का आरोप ये है चूंकि एम्बुलेंस का मालिक सामने आने को तैयार नहीं था, इसलिए वीडियो बनाने वाले शख्स ने एम्बुलेंस ओनर से फोन पर बात की। ये बातचीत आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मुंबई में प्राइवेट एम्बुलेंस के मालिक किस तरह मनमानी कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं हम तो ऐसे ही करेंगे, जो करना है कर लो। आपको जरा भी ऐसा नहीं लग नहीं रहा है कि आप मतलब गलत पैसा ले रहे हो? सुनो, आप इतने देर से ढूंढ रहे थे, मैंने आपको तो बोल के भेजा था भाई, उसमें जबरदस्ती तुम छीन नहीं, बेशक आपने बोले थे, लेकिन भाई जो आप 8,000 रुपए ले रहे हो। बोल रहा हूँ, सुनो ना, आपको मैं जबरदस्ती ले रहा था क्या? नहीं, आपने जबरदस्ती नहीं, मैंने आपको बुलाया, लेकिन मैं आपको सामने से बोला गया था कि नहीं? हाँ या ना बोलो? हाँ, बेशक बोला गया था। आपने 8,000 रुपए, पहले आपने 10,000 बोले थे, फिर 9,000 बोले, फिर बाद में 8,000 बोले। सही बात है? हाँ, बराबर है। तो मैं क्या पूछना चाह रहा था कि भाई आप लोग जो इतना पैसा ले रहे हो तो इसमें हॉस्पिटल वालों का भी कमीशन रहता है क्या? नहीं भाई। अच्छा, अगर नहीं रहता है तो सुनिए ना मेरी बात भाई, ये 8,000 रुपए जो आप ले रहे हो ये जायज है, नाजायज है, सही है, गलत है भाई ये? अरे भाई एक मिनट मेरा बात सुनो भाई, सीधा मैं आपको समझाता हूँ भाई। हाँ, सीधा मैं 8,000, सिर्फ आपको 8,000 दिख रहा है। हाँ, हमारे पास जो वर्कर काम करते हैं हमारी गाड़ी में जो भाई आपने वर्कर अमेरिका से बुलाए हो? मैं अमेरिका से नहीं बुलाया हूँ। हाँ, आप आओ ना मेरे साथ काम करो ना, एक पेशेंट उठाओ ना। आपके पेशेंट है, आप 1 किलोमीटर दूर भाग रहे हो। मोहम्मद इजार भाई, आप एक छोटी सी एक बात बताइए ना खाली मेरे को, ये जो आप 200-300 मीटर का 8,000 रुपए जो चार्ज कर रहे हो, ये किस मतलब ये सही है ये? भाई आपको 200, मेरा गाड़ी परेल से आया है। अरे भाई परेल से आया है तो 500 रुपए का डीजल लग जाएगा भाई। गाड़ी हम भी चलाते, हमारे पास भी गाड़ी है। अरे मैं क्या बोला कि आप 2 टिकट हमको दे दो, 2,000 मेरे स्टाफ को दो, 2,000 मुझे दे दो, बात खत्म। तो कल तो आप 8,000 रुपए मांग रहे थे, 8,000 से आज आप 4,000 पे कैसे आ गए हो? पीपी किट भी चाहिए आपको? कल मैं आपको, अरे भाई मुसलमान हो, झूठ मत बोलो। हाँ, मैंने आपको यही बात अब मैं मुसलमान हूँ बेशक, बाकी मेरे को आपको मुसलमान कहते हुए शर्म आ रही है भाई। आप जो हरकत कर रहे हो, लोगों के पास खाने के लिए इस वक्त पैसा नहीं है और आप लोगों को काट रहे हो। सोशल मीडिया क्या करेगी बताओ? सोशल मीडिया क्या करेगी? हम अपनी जान पे खेल के। सोशल मीडिया क्या कर सकती है इसका तो आपको अंदाजा ही नहीं है ना भाई। नहीं, जो करेगी हम देख लेंगे भैया। जब बात की चर्चा ज्यादा हुई तो एम्बुलेंस के मालिक मोहम्मद इजराइल ने ओवर चार्जिंग पर सफाई दी। कहा कि कोरोना की वजह से ज्यादातर एम्बुलेंस के ड्राइवर काम पर नहीं आते, जो आते हैं वो डबल पैसा मांगते हैं,
फिर पीपीई किट और हर तरह की कॉस्ट होती है, इसलिए इतना पैसा ले रहे हैं। हालांकि मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि पिछले 2 महीने से प्राइवेट एम्बुलेंस वाले गायब हैं और अब जब आए हैं तो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। ये सही नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन होगा, पुलिस भी कार्रवाई करेगी। थोड़ी दिक्कत है भी, लेकिन जो ओवर चार्ज लेते हैं उनकी नंबर या उनका आता पता सब लेके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये बात कोविड-19 का युद्ध की परिस्थिति में कोई इसका जानबूझकर ज़्यादा कुछ फ़ायदा लेना चाहता है इकोनॉमिकली, तो गलत है। लेकिन मैं उसके ऊपर तहकीकात कर रही है। प्राइवेट एम्बुलेंस अभी पहले तो बंद थे, 2.5 महीने तो किधर दिखे नहीं, और अभी थोड़ा नंबर कम हो रहा है, ये हो रहा है तो आने लगे। लेकिन प्राइवेट है, इसका मतलब कुछ भी भाड़ा लेंगे तो गलत है। उनका नाम या मिलते हैं तो उनके ऊपर RTO, पुलिस और महानगर पालिका के मैं लेटर भेज देगी कि उनके ऊपर कार्रवाई करो। 3000 एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है शहर में, लेकिन 100 एम्बुलेंस भी रोड पे नहीं चल रही है, तो आज भी स्थिति कोई सुधरी नहीं है, क्योंकि आज भी प्राइवेट प्राइवेट खुद के जो एम्बुलेंस है उनका कहना है, हमने बात की, उनके साथ मीटिंग भी की, उनका कहना है ड्राइवर नहीं मिल रहे। और कुछ सही बात भी है, क्योंकि उनके ऊपर जो ड्राइवर काम करने जो थे वो सब अपने अपने घर गांव चले गए, वो है। लेकिन इतनी भी ये नहीं है, समझो 100 में क्या 100 नहीं जा सकते, लेकिन जिसके ड्राइवर हैं वो भी नहीं करना चाहते, कोविड के डर से वो भी डर रहे। मुंबई की मेयर ने जो बताया वो बात चौंकाने वाली है। ड्राइवर के डर से मुंबई में एम्बुलेंस की कमी है। मुंबई में आम दिनों में 3000 एम्बुलेंसेस चलती हैं, इनमें से ज़्यादातर प्राइवेट और समाजसेवी संस्थाओं के जरिए ऑपरेट होती हैं। लेकिन लॉकडाउन लगा तो एम्बुलेंसेस सड़क पर खड़ी हो गई। किशोरी पेडनेकर ने बताया कि अब मुश्किल से पूरे मुंबई में 100 एम्बुलेंसेस चल रही हैं। जरा सोचिए, कहाँ 3000 और कहाँ सिर्फ 100 एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस ना होने की वजह से परेशानी तो होती है, ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादातर एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं वो मुंबई के बाहर के प्रवासी थे जो अपने घरों को लौट चुके हैं, और जो बचे हैं वो आपने सुना कि कोरोना के डर से अब एम्बुलेंस चलाना नहीं चाहते। इतना बड़ा शहर, 2,40,00,000 लोग रहते हैं, उनके बीच 100 एम्बुलेंस, ये सिर्फ कोरोना पेशेंट्स के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी खतरा है जिन्हें हार्ट की बीमारी है, किडनी, न्यूरो या कुछ और सीरियस प्रॉब्लम है। कोरोना के डर से सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस नहीं बल्कि कोरोना टेस्ट सैंपल की जांच करने वाले मेडिकल स्टाफ भी छोड़ कर भाग रहे हैं। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि प्राइवेट लैब्स में डांसर से, आर्टिस्ट से टेस्ट सैंपल इकट्ठे करवाए जा रहे हैं, और इसके सबूत मेरे पास में है। मुंबई के पास ठाणे की एक प्राइवेट लैब में कोरोना के स्वाब कलेक्शन का काम टेक्नीशियन नहीं करते। ठाणे की मिलेनियम पैथ लैब में कोरोना टेस्ट के लिए स्वाब कलेक्शन का काम एक डांसर, एक आर्टिस्ट और एक क्लीनअप मार्शल करते हैं। कोरोना टेस्ट के लिए स्वाब लेने में काफी एहतियात की जरूरत होती है, सुरक्षा की जरूरत होती है, टेक्निक की जरूरत होती है, लेकिन ठाणे की इस लैब में यह काम नॉन टेक्निकल स्टाफ कर रहा है। इनका पैथोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे संवाददाता ने प्राइवेट लैब के CEO से बात की तो उन्होंने और भी हैरान करने वाली बातें बताई। पहली बात तो ये कि इस पैथ लैब को कोरोना टेस्टिंग के लिए ICMR से मान्यता मिली हुई है, लेकिन लैब में कलेक्शन के लिए 10 लोग को अपॉइंट किया गया था, उनमें से ज्यादातर नॉन टेक्निकल हैं। आखिर कोरोना जैसे खतरनाक वायरस और तेजी से इन्फेक्शन करने वाली इस बीमारी की टेस्टिंग का काम डांसर करेंगे, आर्टिस्ट करेंगे, क्लीनअप मार्शल करेंगे। जब ये सवाल हमने मिलेनियम पैथ लैब के CEO से पूछा तो उन्होंने बताया कि अप्रैल के महीने में जब उनकी लैब को कोरोना टेस्ट के लिए अप्रूवल मिला तो उनके यहाँ 8 से 10 लोगों का स्टाफ था, लेकिन कोरोना के इन्फेक्शन के डर से और फैमिली के प्रेशर में आकर उन लोगों ने काम पर आने से इनकार कर दिया, जिससे लैब में टेस्टिंग का काम रुक गया।
अप्रैल के 20 तारीख को हमें आईसीएमआर का अप्रूवल मिला। तो आईसीएमआर अप्रूवल मिलने के कुछ दिन पहले हमने पूरी प्रिपरेशंस की थी, जिसमें फ्रंट लाइन हमारे जो टेक्नीशियंस थे उन्हें हमें ट्रेनिंग दी थी, जिसको हम कलेक्शन के लिए तैयार किए थे। और बैक एंड में जो हमारे टेक्नीशियंस थे वो आरटीपीसीआर सैंपल्स रन करने के लिए रेडी हो गए थे। जिस रात हमें आईसीएमआर का अप्रूवल मिला, उस रात पहले ही दिन हमें चैलेंज आया। तो वो इस तरह से था कि जो हमारे फ्रंट लाइन टेक्नीशियंस थे, जिसमें जो टेक्नीशियंस घर घर जाके या हॉस्पिटल जाके बेड साइड कलेक्शंस करते थे, उन्होंने कलेक्शन करने से मना कर दिया। घर में जो सोशल स्टिग्मा हम जिसे बोलते हैं, तो उस तरह से कुछ स्टिग्मेटाइज हो गया उनका जॉब, और घर वालों से उनको एप्रीहेंशंस आ गए कि ये जॉब आप करना नहीं है। उस वजह से वो जॉब करने से डरे नहीं, लेकिन कोविड-19 के कलेक्शन में शायद उनको भी संक्रमण होने की संभावना है, इस डर से वो आगे आए नहीं। पर इस तरह से प्रॉब्लम ये हुई कि पहले ही दिन से हम सैंपल लेने के लिए हमें कई सारे चैलेंजेस, कई सारे कठिनाइयां आ गई। जब लैब में टेक्निकल स्टाफ ने काम पर आने से मना कर दिया, तो फिर सैंपल कलेक्शन के काम के लिए एक ऐड निकाला गया। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका पैथोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। इनमें से ज़्यादातर लोग साइंस बैकग्राउंड के भी नहीं थे। हालांकि प्राइवेट लैब का दावा है कि उन्होंने इन लोगों को ट्रेनिंग दी और अब ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज जो था हमारे सामने कि पहले फ्रंट एंड की टीम खड़ी करनी थी। तो मुश्किल ये थी कि लॉकडाउन की वजह से हमें मैन पावर मिलना काफी कठिन हो गया था। तो हमने क्या कर दिया, सोशल मीडिया पे अपील कर दिया कि जिन्हें भी वॉलंटियरशिप करनी है या जिन्हें भी देश सेवा करने की इच्छा हो, उन्हें हमें कांटेक्ट करना है। और जैसे ही मैंने अपील कर दी, तो विद इन नो टाइम मुझे काफी सारे एप्लीकेशंस आ गए। तो सरप्राइजिंगली उसमें ना कि साइंस बैकग्राउंड के लोग थे, पर काफी सारे आर्टिस्ट थे, काफी सारे काफी सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्लीन अप मार्शल्स थे। हालांकि इसमें डांसर्स हैं, इसमें कई सारे आर्टिस्ट जैसे कि कई सारे स्टेज शो करने वाले कलाकार हैं, जो अभी हाल फिलहाल उनको कोई जॉब नहीं है, कमाने का जरिया नहीं है, तो वो इस काम के लिए आगे आए थे। और जैसे ही वो आए, हमने उनको अपॉइंट कर लिया। हमने उनको जो नेसेसरी ट्रेनिंग थी वो दे दी, और तकरीबन एक हफ्ते के ट्रेनिंग के बाद वो सारे जल्द ही तैयार हो गए इस तरह से कोविड कलेक्शन करने के लिए। दिल्ली में खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या 26,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक कोरोना से 708 लोगों की मौत हुई है। आज ही दिल्ली में कोरोना के 1330 नए केसेस आए हैं। हर थोड़े दिन में जो केसेस आते हैं 1000 से ज्यादा होते हैं, 1330 आ जाए। दिल्ली सरकार का दावा है कि क्रिटिकल पेशेंट्स को हॉस्पिटल अटेंड कर रहे हैं, उन्हें एडमिट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसी शिकायतें मिली कि हॉस्पिटल के बाहर मरीज इलाज का इंतजार करते रहे और कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि मरीज की मौत हो गई। सबूत देखिए, ये दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल की तस्वीर है। इस वीडियो में एक मरीज स्ट्रेचर पर लेटा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हालत खराब है, लेकिन उसके आसपास न तो कोई डॉक्टर है, न कोई नर्स है, न कोई अटेंडेंट। हमारी संवाददाता दिशा पांडे ने कंफर्म किया कि ये वीडियो दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस का है। रवि अग्रवाल नाम के मरीज को सांस लेने में तकलीफ के बाद हॉस्पिटल लाया गया। अस्पताल ने काफी देर तक इसे एडमिट नहीं किया, हालत बिगड़ती गई, दम घुटने लगा, लेकिन डॉक्टर इस बात पर अड़े रहे कि अब कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो चुका है, इसलिए बिना कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा सकता। रवि अग्रवाल इससे पहले दिल्ली के कई हॉस्पिटल के चक्कर काट चुके थे, आरएमएल भी गए थे, वहाँ भी किसी ने अटेंड नहीं किया, और इसके बाद राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने भी एडमिट नहीं किया। आखिरकार वो जीटीबी हॉस्पिटल आए, लेकिन यहाँ भी 4 घंटे तक स्ट्रेचर पर लेटे रहे। भाई मैं जीटीबी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। यहाँ के एम्प्लॉइयों के पास पहली बात तो किसी पेशेंट को कोऑपरेट करने को राजी नहीं हूँ, और दूसरी चीज़ इनके पास ना तो कोई फैसिलिटी दी गई है और ना तो यहाँ का कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ इस बात के लिए किसी पेशेंट को एडमिट करने के लिए राजी नहीं है। एक तरफ वो कहता है, और यहाँ पेशेंट की हालत इतनी सीरियस है कि पेशेंट को एडमिट करने के लिए डिनाई कर रहे हैं। एक आदमी कहता है बगल के हॉस्पिटल में ले जाओ, दूसरा आदमी कहता है कि हमें जब तक रिपोर्ट नहीं दोगे तुम्हारे पेशेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। हॉस्पिटल वालों का क्या तमाशा बना हुआ। वहाँ एक मुख्यमंत्री केजरीवाल कहता है कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है,
दूसरी तरफ इनकी हॉस्पिटल में की है बुरी आवाज़ है। पेशेंट को लेकर 4 घंटे समय खड़े। जब बात सीनियर डॉक्टर तक पहुंची तब जाकर रवि अग्रवाल को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन देर हो चुकी थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका। एडमिट होने के 2 घंटे बाद ही रवि की मौत हो गई। अब रवि की वाइफ और बेटे में भी कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उनका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। इस पूरे मामले पर जीटीबी हॉस्पिटल के एडिशनल एमएस डॉक्टर राजेश कालरा ने अफसोस जाहिर किया पेशेंट की मौत पर, और यह भी कहा कि अस्पताल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। क्रिटिकल पेशेंट्स को एडमिट करने के ऑर्डर दिए गए हैं। हो सकता है कुछ डिले हुआ हो, लेकिन इन्हें बाद में एडमिट तो किया गया था। पेशेंट रात के 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पे मिला हमें। हमारे जो टीम है जो हमने असाइन कर रखी है, लेकिन उनके बेटे से बात हुई रात के टाइम, तो उन्होंने बताया हम काफी देर से वेट कर रहे हैं कि हमें जो है ठीक से जो है हमें बताया नहीं जा रहा कि अभी हमने क्या करना है। तो उस समय क्लियर कट इंस्ट्रक्शन पास कर दी गई थी, इनको लेना है, इनका इलाज कीजिए। अब ये लोग जो है शायद हमारा एक कैंटीन है, वहां पे स्ट्रेचर में अलग एरिया में जाके चले गए। हो सकता है कुछ समय के लिए किसी की नजर में नहीं आए, लेकिन जैसे ही ये पता चला पूरा एक्शन लिया गया इसके ऊपर। और आगे से हमने सारी, जैसे अभी भी एक पेशेंट आया हुआ है, वो क्रिटिकली इल है लेकिन कोविड स्टेटस नहीं है, हमने एकदम ऑर्डर किया कि उसको अंदर लीजिए और उसका इलाज करिए। हमने एक नॉन कोविड एरिया बना दिया है। तो इस बारे में मेरा यही कहना है कि अस्पताल ने जब पता चला कि ये पेशेंट जो है क्रिटिकल है, उसका पूरा ध्यान रखा गया, आईसीयू में भेजा गया, उसको इंट्यूबेट किया गया, उनकी ऑक्सीजन फॉल कर रही थी। तो इसके बारे में हमने अब क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जैसे पेशेंट एंटर किया उसको असेस करिए और क्रिटिकल पेशेंट पर लीजिए। सीनियर डॉक्टर्स की बात जब सुनते हैं तो पता चलता है वो कितने सिंसियर हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, प्रेशर को झेल रहे हैं, उनके अंदर संवेदना भी है, लेकिन इनकी बातों पर अमल नीचे नहीं होता। और इसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। जिस समय डॉक्टर राजेश कालरा इंडिया टीवी से बात कर रहे थे, उससे कुछ वक्त पहले एक और मरीज जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर पहुंची। महिला को सांस लेने में तकलीफ थी, बैठा नहीं जा रहा था, कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, सिम्टम्स कोरोना के लग रहे थे, लेकिन मरीज को इमरजेंसी वार्ड में जांच के बाद अस्पताल से बाहर भेज दिया। डॉक्टर्स ने कोरोना का टेस्ट भी नहीं किया। इधर महिला की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन हॉस्पिटल ने एडमिट करने से इनकार कर दिया। इस मरीज को हॉस्पिटल लाने वाले उनके पड़ोसी ने बताया सुबह से कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, लेकिन हर जगह इसी तरह का सलूक हुआ। कोई इलाज करने को तैयार नहीं, न कोई दवा देने को तैयार, न कोई मदद करने को तैयार। इसलिए अब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दिल्ली के तेग बहादुर हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। और ये ना सिर्फ यहाँ की बल्कि दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के बाहर कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। ये महिला है, रिक्शे पर बैठी हुई हैं और इन्हें सांस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इनके साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगी। क्या दिक्कत हुई है इन्हें बताएंगे? इन्हें एक साथ बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने पड़ोस में रहता तो मैंने लेके आया था। पहले मैंने जनरल में ले गया, पहले प्राइवेट में ले गया, वहाँ से बोला जनरल ले जाओ, जीटीबी ले जाओ। जनरल में ले गया, वहाँ बिना किसी चेकअप के ना बीपी चेक कर रहे हैं, बोलते कि आप खुद चेकअप करो। इनका चेकअप बीपी का मैंने खुद किया। जब वहाँ उनसे बोला कि आगे कोई प्रोसीजर है, तो उन्होंने सीधा बोला जीटीबी लेके जाओ, बिना किसी पर्चे के, बिना कोई पर्चा बनाना। यहाँ पर इन्होंने बोला हम यहाँ लेके आए, यहाँ पर बोल रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव केस लेने हैं, वो भी जब उनकी पुष्टि हो रही है उसके बाद। फिर यहाँ से भगा दिया दोनों को लताड़ के पूरी तरह से। अब आम आदमी पर ना नहीं, आपने उन्हें ये नहीं बोला कि जब इन्हें सांस की दिक्कत हो रही है तो जांच जरूरी है? बिल्कुल, इन्होंने भी बोला, मैंने बोला है। तो कह रहे जनरल ले जाओ, जनरल वाले लिख के देंगे तब हम उन्हें एडमिट करेंगे, सांस वगैरह कैसी भी चेकअप। अब मजबूरी में प्राइवेट लेके जाना पड़ रहा है मुझे अपने खर्चे पे। कुल मिला के इग्नोरेंस जो है अस्पतालों में देखने को पूरी तरह से मैम, पूरी तरह से मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़। वहाँ आपको लगता है कि वहाँ पर इलाज मिल जाएगा? मैम उम्मीद है कहाँ ले जाएं, फिर आसपास कोई और जरिया नहीं दोनों हॉस्पिटल के अलावा। इसी तरह की तस्वीर जो है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के बाहर देखने को मिल रहा है। मरीज जो है तड़प रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स कहते हैं कि हर हॉस्पिटल के बाहर उन्हें 2-4 मरीज ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है। हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता, हॉस्पिटल को अपने रिकॉर्ड, अपनी जानकारी, अपनी टेस्टिंग रिपोर्ट, ये सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। लेकिन अगर बात सीनियर डॉक्टर्स तक पहुंच जाती है तो ज़रूर रास्ता निकलता है। अब जैसे इस बीमार महिला का जो केस आपने देखा,
तो जो उनके रिलेटिव थे उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जिस प्राइवेट हॉस्पिटल का जिक्र ये कर रहे थे, जहां ये लेकर जा रहे थे, पटपड़गंज का मैक्स हॉस्पिटल, वहां कोरोना पेशेंट तो छोड़िए, नॉन कोविड पेशेंट्स को भी आसानी से एडमिट नहीं किया जाता। कई ऐसे केसेस मिले जब मरीज हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करते रहे, न उन्हें कोई अटेंड करने आया, न हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मैं अभी मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में हूँ और यहाँ जो मुझे आना पड़ा रात को तकरीबन अभी 12:15 बज रहे हैं। एक पटपड़गंज गांव से एक बुजुर्ग हैं, शंकर मेहरोलिया उनकी ताई है, और एक और अग्रवाल फैमिली है जो गाड़ी में बैठे हुए थे, पेशेंट्स को नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि उनके ऐप के अनुसार 80 बेड्स यहाँ खाली हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद जो सच्चाई दिख रही है वो ये है कि यहाँ पर बेड पूरे दिखाए जा रहे हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन है इनकी, और इसके मुताबिक इनके यहाँ पर बेडों की स्थिति फुल है। 80 बेड तो शो किए, 63 पॉजिटिव हैं, सस्पेक्ट 17। तो केजरीवाल साहब जिस तरह से आप झूठ बोल रहे हो, इस ऐप के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हो कि यहाँ बेड्स खाली हैं, यहाँ लोगों को ले नहीं रहे हैं, जर्नल पेशेंट्स को नहीं ले रहे हैं। आप कोविड पॉजिटिव की तो बात ही छोड़ दीजिए। रात को 12:30 बजे ये लोग कहाँ जाएं अपने पेशेंट्स को लेके, जरा इसका जवाब दें। लोगों का गुस्सा जो जायज़ है, रात के वक्त दिन की धूप में पेशेंट्स को लेकर कोई रिक्शे पर, कोई अपनी कार में, कोई 3 व्हीलर में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जब फटकता है और जब मरीज तड़प रहा होता है, तो कितना डर, कितना दुख, कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा शायद हम नहीं लगा सकते। और दिल्ली की सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में एक बड़ा कंफ्यूजन है, कम्युनिकेशन नहीं है। राज्य सरकार के कोरोना ऐप में इसी हॉस्पिटल में 80 बेड वेकेंट बताए जा रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल वाले कहते हैं बेड्स नहीं है। हमारे रिपोर्टर्स ने कई बार कई हॉस्पिटल्स में इस मामले को समझने की कोशिश की। इस वक्त मैं मैक्स हॉस्पिटल में हूँ और ये पटपड़गंज का मैक्स हॉस्पिटल है, और यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाऊंगी फोन ऐप में, ऐप के जरिए, कि आखिर इस ऐप में मैक्स हॉस्पिटल में कोविड के लिए कितने बेड्स दिखाए जा रहे हैं, टोटल कितने बेड्स और कितने वैकेंट है। देखिए, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें 80 बेड जो हैं टोटल दिखाए जा रहे हैं और 80 ही वैकेंट दिखाए जा रहे हैं, यानी अभी तक किसी ने कोई बेड यहाँ पर नहीं लिया। लेकिन आपको बता दें कि मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से बीते दिन एक स्टेटमेंट आया जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि यहाँ पर 80 के 80 बेड जो हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। अब यहाँ पर किसी भी पेशेंट को लेने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन जिस तरह से ऐप में और अस्पताल की असली हकीकत जो है वो यहाँ पर जिस तरह से देखने को मिल रही है, ऐसे में मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वो कोविड पेशेंट्स के सहूलियत के लिए तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दावे और ऐसे ऐप के दिए गए आंकड़े भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि बीती शाम एक वीडियो यहाँ से वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स जो है यही शिकायत कर रहा है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद उसे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर बेड्स खाली नहीं है। आज की तारीख में न तो दिल्ली में हॉस्पिटल्स की कमी है, न डॉक्टर्स की कमी है, न हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, न वेंटिलेटर्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है। और मैं कहूँगा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 3 महीने में जो तैयारियां की हैं वो भी काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल्स के बाहर हर जगह, जैसे मैंने आपको बताया कि 1-2 पेशेंट ऐसे मिल जाते हैं जो एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, सांस की तकलीफ है, तड़प रहे हैं। कुछ लोग एम्बुलेंस की कमी से परेशान हैं और कुछ लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे। और जब ऐसी परेशानी होती है तो लोग कहाँ जाएं, किसके आगे रोना रोएं, किसको अपना दुख सुनाएं। इसीलिए अब लोगों ने यह तरीका निकाला, जब तकलीफ होती है वीडियो बनाते हैं, मीडिया का सहारा ढूंढते हैं, न्यूज़ चैनल से मदद मांगते हैं। हर रोज कम से कम 8-10 वीडियोस पूरे देश से मेरे पास आते हैं। अगर इंडिया टीवी के न्यूज़ रूम की बात करें तो वहां यह संख्या बहुत होती है। एक एक वीडियो को हम लोग चेक करते हैं और जब लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा जो परिवार वाला था वो तो चला गया, हमारा तो नुकसान हो गया,
अब आगे किसी को ऐसी तकलीफ ना हो, इसलिए इस बात को हम पब्लिक करना चाहते हैं, जग जाहिर करना चाहते हैं। प्रॉब्लम हर जगह अलग अलग तरह की है। कहीं डॉक्टर्स प्रेशर में हैं, कहीं लैब में काम करने वाले भाग गए हैं, कहीं एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं है, सब डरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई इंफॉर्मेशन देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला नहीं है। और वैसे भी कोरोना पेशेंट से सब दूर भागते हैं, उनसे बात भी कोई नहीं करना चाहता। आज मैंने दिल्ली में कई डॉक्टर से बात की, उनका कहना है कि हर किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अगर टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आए तो भी घर पर रहना बेहतर होगा, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज तो है नहीं। हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, सिर्फ देखभाल की जाती है। अगर पेशेंट क्रिटिकल हो तो उसे ऑक्सीजन दी जाती है। इसे जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। लेकिन ये बात कहना जितना आसान है, इस पर विश्वास करना उतना मुश्किल। कोरोना का खौफ इतना है कि अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उस मरीज को, उसके परिवार वालों को लगता है कि जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना ही बेहतर होगा। दिल्ली में तो सरकार ये कहती है कि आप 14 दिन तक घर पर रहें, हमारे डॉक्टर आपकी देखभाल करेंगे, दिन में 2 बार आपसे बात करेंगे, आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक लोग हैं, उनको इस सिस्टम पर, इन बातों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। जब तक ये भरोसा पैदा नहीं होगा, तब तक इस तरह की प्रॉब्लम्स रोज आएंगी। और आप सोच सकते हैं कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के हाल मैंने आपको दिखाया, हॉस्पिटल्स का हाल, एम्बुलेंस का हाल, लोगों के विश्वास का हाल। यहां तो कम से कम हॉस्पिटल हैं, एम्बुलेंस हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं। लेकिन कई छोटे शहर, वहां की हालत क्या है, ये देखेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। मैंने आपको मुंबई और दिल्ली का दिखाया कि हॉस्पिटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स हैं, इसके बावजूद मरीज कितने परेशान हैं, कैसे दर दर भटकते हैं। छोटे शहरों का हाल मैं आपको दिखाता हूं। 1-2 उदाहरण मेरे पास में है। बिहार के अररिया में सरकारी हॉस्पिटल में एक महिला अपने पति के इलाज के लिए रोती रही, मदद मांगती रही, लेकिन वक्त पर इलाज नहीं हुआ और उसके पति की मौत हो गई। हैरानी की बात है कि जिस हॉस्पिटल में इस महिला के पति को इलाज नहीं मिला, वो महिला इसी हॉस्पिटल में 15 साल से ANM का काम करती है। ANM एक तरह की नर्स होती है जो आमतौर पर प्रेगनेंसी के केस और वैक्सीनेशन में मदद करती है। 28 मई को इनके पति जयप्रकाश सिंह दिल्ली से वापस आए थे। दूसरे राज्यों से लौटे लोगों के साथ उन्हें भी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। ITI क्वारंटीन सेंटर में रहे, तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उन्हें फारबिसगंज के हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन उनका इलाज न करके अररिया के हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी उन्हें एंटरटेन नहीं किया और वापस फारबिसगंज के हॉस्पिटल रेफर कर दिया। लेकिन कोरोना का सस्पेक्टेड केस था, उनका इलाज कोई करना नहीं चाहता था और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत के बाद जब कोरोना टेस्ट कराया गया तो टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि जितना मुमकिन था उतना इलाज किया गया। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को खुद को भी कोरोना के संक्रमण से बचाना होता है, कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, इसलिए देर हो जाती है। नहीं, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती गई है। यहाँ जितनी क्षमता थी उस अनुसार काम किया गया। डॉक्टर बसाक साहब की बात हुई, उसको किस तरह से भेजा गया, आया गया। फिर यहाँ पे जब अब सस्पेक्टेड हो गया तो अब तो हमको कोरोना सोच के उसका काम कराना था। उस प्रोसेस में तो थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर भी उसको हमारे सिस्टर्स ने PPE किट पहन के जाके इंजेक्शन दिया, ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन उठा कर फेंक दिया। उसने मास्क तक नहीं लगाना, मतलब उसको बेचैनी थी, कुछ दिक्कत नहीं था, मास्क भी उठा के फेंक देता था। तो सोच लीजिए अगर वो पॉजिटिव होता है बिना मास्क के, अगर उसके सामने आप जाते हैं तो आप कितने ज़्यादा एक्सपोजर में हैं। हमारे देश में ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है कि देखकर आदमी दंग रह जाए। बिहार में आपने देखा मेडिकल स्टाफ इस डर से कोरोना सस्पेक्ट के पास नहीं गए कि उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है।
लेकिन झारखंड के धनबाद में क्वारंटीन सेंटर में एक ही बेड पर 3-3 लोगों को लेटा दिया गया। सोचिए, नॉर्मल कंडीशन में भी कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी की सलाह दी जाती है, प्रोटोकॉल है, कानून है, रूल है, लेकिन धनबाद के सदर हॉस्पिटल की तस्वीरें देखिए। क्वारंटीन सेंटर है, 3-4 लोगों को एक बेड दिया गया है और ऐसी हालत में कोई बीमार नहीं होगा तो उसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अलग अलग बेड देने के लिए जब इन लोगों से मांग की तो हॉस्पिटल ने बात अनसुनी कर दी और इन लोगों ने इसका वीडियो बनाकर भेज दिया। तो ये कैसे होगा? देखिए, सदर अस्पताल है धनबाद का, बोला जाता है कि कोरोना से बचाने के लिए एक बेड में एक पेशेंट को सोया जाता है और यहाँ हम लोग ऐसे हालत में 4 आदमी एक ही बेड में सोए हुए हैं। देखिए कैसे सूख रहेगा, एक बेड में 3 लोग 4 लोग 5 लोग सूखे, कैसे बचेगा आदमी? कोरोना से बचाएंगे, कोरोना बीमारी और फैला रहा है। देखिए, यही हो रहा है, कोरोना से बचाने के लिए अस्पताल में नहीं लाया गया, कोरोना से मारने के लिए लाया गया है। एक बेड में 3 जन करके सोया गया है, तो ये कैसे होगा? देखिए, यहाँ का जितना भी बेड है सब में 3 जन 4 जन करके सोया हुआ है। धनबाद से एक और चौंकाने वाली पता चली। धनबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल PMCH में डेड बॉडीज को ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। या हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। प्रोटोकॉल के मुताबिक इस वक्त अगर हॉस्पिटल में किसी की मौत होती है तो उसका कोरोना टेस्ट कराया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। डेड बॉडीज को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, एक ठेले में 2 लोगों के शव डालकर भेज दिए। ये तस्वीर जब अखबारों में छपी तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने इसकी जांच के आदेश दिए। बिहार और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज पहले से ही कम है और लॉकडाउन के दौरान हर जगह ऐसे इंतजाम नहीं हो पाए कि कोरोना से जंग लड़ी जा सके। लेकिन जो भी हो, एक बेड पर 3-3 मरीज, ठेले पर लाशें, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो भुलाई नहीं भूलेंगी। आज राजस्थान से जो खबर आई उसने भी चौंका दिया। यहां 93,000 प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जो बिना सरकार की जानकारी के स्टेट में घुस आए हैं। न कोई स्क्रीनिंग हुई, न कोई क्वारंटीन में गया। कोरोना को लेकर राजस्थान की हालत वैसे भी अच्छी नहीं है। अब तक राज्य में कोरोना के 9,913 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। 213 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लेकिन जब से मजदूरों को लेकर ये लापरवाही सामने आई है तो सरकार के होश उड़ गए। खतरा बहुत बड़ा है। राजस्थान सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान सरकार के मुताबिक करीब 93,000 प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल को वायलेट करके राजस्थान में एंट्री ली और अपने अपने इलाकों में पहुंच गए। इसका मतलब ये, इन लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई और ये भी पता नहीं है इनमें से कितने लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं या कितनों में कोरोना के सिम्टम्स हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के छुपकर गांव में जाने से कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। हालांकि इस लापरवाही के बारे में पता नहीं चल पाता, लेकिन जब मोबाइल ट्रेसिंग की गई और वापस आए प्रवासी मजदूरों के नंबर मैच किए गए तो काफी फर्क दिखाई दिया, जिसके बाद सरकार ने गांवों में, कस्बों में, शहरों में स्पेशल कमेटीज बनाई। सरपंच, वार्ड पंच और पटवारी की मदद से ऐसे लोगों की पहचान की गई जो गैर कानूनी तरीके से अपने घर पहुंचे थे और ये फिगर 93,000 की है। हमने सब जगह मॉनिटरिंग की। हमने बसों में कौन आ रहा है, हमने ट्रेनों में कौन आ रहा है, हमने हवाई जहाज में कौन आ रहा है, सारा मॉनिटर किया। पर जब हमने कुल आंकड़े मैच किए तो हमारे यहाँ राजस्थान में ज़्यादा नोट निकली। मतलब अगर हम देखें, जोड़ेंगे आप कि भाई ट्रेन से आने वाले 64,000, बस से आने वाले 53,000, निजी वाहनों से आने वाले 10,83,000 और आंकड़ा निकला 13 लाख। तो ये बीच में लाख लोग कहाँ से आ गए? तो हमें ये निर्देश मिला, हमने जब
इसको मैच करने की कोशिश की, क्योंकि गांव में गए, गांव में कमेटियां बनाई, होम क्वारंटाइन ज़रूरी था, तो कमेटियां बनाने के लिए ये सर्वे किया कि कौन व्यक्ति नया है। अच्छा, गांव में ये बहुत आसान है, आराम से हो जाता है, सरपंच को पता है, पटवारी को पता है, सबको पता है कि कौन आ रहा है। तो जब हमने उसको देखा तो लगभग 93,000 लोग एक्स्ट्रा निकले। ये 93,000 लोग वो हैं जो नदी से, नालों से, पहाड़ से, कच्चे रास्तों से, डंपर में बैठ करके, ट्रॉले में बैठ करके, मिक्सर्स में बैठ करके चुपचाप आ गए। राजस्थान सरकार ने समझदारी से काम किया है, लोगों को खोज खोज कर क्वारंटीन किया जा रहा है। वो लोग जो चोरी छुपे पहाड़ों के, जंगल के रास्ते राजस्थान पहुंचे, 93,000 लोग कम नहीं होते। इनमें से कुछ भी अगर कोरोना पॉजिटिव हुए, आम लोगों के बीच रहे, घूमे फिरे, तो सोचिए कितने लोग उनसे इन्फेक्ट हो जाएंगे। और ये बात सिर्फ एक राज्य की नहीं है, इसी तरह हजारों प्रवासी, बहुत सारे ऐसे जो छुपते हुए बिना स्क्रीनिंग के अपने अपने राज्यों में पहुंचे हैं। जैसे राजस्थान ने अपने यहाँ लोगों को ढूंढा है, क्वारंटीन किया है, वैसे बाकी राज्यों को भी जल्दी स्टेप लेने होंगे, वरना कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। क्योंकि ये इलाके ऐसे हैं जहां हेल्थ सर्विसेज की भारी कमी है, इसलिए ऐसे लोगों को ट्रेस करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोरोना के संकट की हम लगातार बात करते हैं, लेकिन भारत के सामने एक नहीं कई प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पर लगातार तनाव बना हुआ है। कल सुबह भारत और चीन के बीच बातचीत होनी है। एलएसी पर टेंशन कम करने के लिए ये टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर और कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे सौरभ शर्मा।